अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। आसिफ अली जरदारी साहब जिन्हें मुफाहमत और सियासत का बादशाह कहा जाता है, बहुत अरसे के बाद उन्होंने चुप का रोज़ा तोड़ा है और बहुत सी ऐसी बातें कह गए हैं जिनकी इस वक्त में जानने की ज़रूरत थी, और बहुत सी ऐसी बातें भी वो कह गए हैं जिन बातों का पता ही नहीं था। उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा वक्त है वो बातें करने का, पहले क्यों ना की गई। कुछ सीधा बातें आपके साथ शेयर करूंगी, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके खिलाफ अदम एतमाद का जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। फिर उन्होंने इस बात को जो है वो इसके ऊपर स्टैंप एक लगा दी है और वो मानते हैं इस बात को कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये इमरान खान की हुकूमत पे और इमरान खान के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में तन्हा हो गया था। अगर तहरीक एतमाद अदम एतमाद ना आती तो 2028 तक खान साहब वज़ीर आज़म होते और हालात जो है वो बदतरीन हो जाते। और फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से उन्हें 6 वजारतों की ऑफ़र हुई जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि माइनस जरदारी करने की भी कोशिश की गई, मुझे मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने उसके ऊपर रेजिस्ट किया और ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी का वर्कर क्या सोचता अगर मैं मुल्क से बाहर चला जाता। और बिलावल के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि वो जाहिर है वो यंग ब्लड है, उनकी अपनी एक सोच है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी बातें उन्होंने कही मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। मज़हर बडलास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुल नुखैज़ अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम बातों के ऊपर उनसे डिस्कशन करेंगे। बडलास साहब क्या कहेंगे? कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको इसलिए निकाला गया कि पाकिस्तान जो वो पूरी दुनिया में तन्हा हो गया था और वो आरओ के ज़रिए 2028 हुकूमत बना लेते। जितना अरसा उन्होंने हुकूमत की, क्या वो काफ़ी थी इन लोगों को ये अज्यूम करने में कि जी पाकिस्तान तन्हा हो गया है और आगे जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और हालात जो बद से बदतरीन होते जाएंगे? देखिए, एक तो हमारे सियासतदान जो है ना सुमेरा मिर्ज़ा, ये पूरा सच नहीं बोलते और डंडी मारते हैं। मसलन वो जो तन्हा हुआ पाकिस्तान, कल हमने डिस्कस किया था इनके साहबजादे का जो वजारत ख़ारजा का दौर है, तो उसमें जो इन्होंने मरासम बहाल किए उस पर सुभान अल्लाह कहा जा सकता है। अब जो और बातें उन्होंने की, क्या लोगों को नहीं पता कि 2013 का इलेक्शन जो है वो जिसको आरोज़ इलेक्शन कहा जाता था जी, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध की हद तक किस तरह मैनेज किया। अगर वो इस पर कोई कमेंट करेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि उन्होंने कैसे मैनेज किया। सही। फिर 2018 का इलेक्शन उन्होंने सिंध की हद तक किस तरह मैनेज किया। अब जो वो ये बात आपने फरमाई है कि वो जी कहते जी वर्कर मेरे क्या कहेंगे, वो जब उन्होंने बात की थी कि ईंट से ईंट बजा दूंगा तो दुबई जाके उसके बाद बैठ गए थे, तो वर्कर ने तो उस वक्त भी कुछ नहीं कहा था। हाँ जी। फिर मेरा ख्याल है कुछ सुलह सफाई हुई, माफ़ी तलाफी हुई तो फिर आ गए। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी तो बाहर गई थी तब वर्कर ने क्या? नहीं, इनकी बहादुरियों के जो किस्से हैं ना, ये अभी जी, जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें इनके एक वजीर थे पीपल्स पार्टी के कादर पटेल। जी जी जी। तो वो एक दिन वो डीजी का किस्सा सुनाया उन्होंने बड़ी खुशी से, बड़े जज्बात से, कि वो जी डीजी साहब आ रहे हैं, वो जी मेरे साथ शाजिया मरी भी थी और एयरपोर्ट पे हम आए तो डीजी साहब आ रहे हैं। जी 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 जी। तो अगले ही दिन उन्होंने अपना माफ़ीनामा रिकॉर्ड करा के नशर करवाया। वो गुजारिश ये है कि या तो आप बात ना करें या आप उस बात पे पूरा उतरे। अब पता नहीं उन्होंने कौन सा ख्वाब देखा कि पीटीआई चेयरमैन जो है वो 2028 तक रहेंगे, वो उनको कैसे पता चल गया। हाँ, अलबत्ता आदमी इत्मीनान में इनका किरदार है। इन्होंने शुरू किया, वो उन्होंने सिंध हाउस में बंदे भी रखे और मुबैना तौर पर जो पैसों शैसों का कारोबार हुआ वो भी इन्हीं के बंदे करते रहे। बिल्कुल। और फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से ये कहा कि जी वो नहीं जी वो मियाँ साहब को हमने वज़ीर आज़म बनाना है। और कल भी मैंने कहा था कि वो बड़ी चालाकी से ऐसी वजारतें उन्होंने ली, बिल्कुल जो जिस पे जवाब देना होना पड़े, जिसका जवाब देना होना। अच्छा नुखैज़ साहब, कैसे पता चल गया इनको? जैसे अभी बडलास साहब ने बात की 2028 तक जो है वो खान साहब ही रहेंगे वज़ीर आज़म, क्या इस दर से इन्होंने हुकूमत गिराई या फिर रीज़न वही थी जो वो खुद बता रहे हैं कि मुआशी तौर पर जब वो पाकिस्तान बिल्कुल तना हो गया था और डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था? सुमेरा, वो पहली रीज़न से दूसरी रीज़न मिलती है ना।
यानी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा हो गया था, लिहाजा इस रीज़न की वजह से उन्होंने उनकी हुकूमत उनको ये कैसे पता चला कि 2028 तक रुकेंगे? ये आपको भी पता था, ये हम सबको पता था क्या हो रहा था। और ख़ुद पीटीआई भी अनाउंस कर रही थी कि हम 2028 तक जाएंगे, मैं इनको रुलाऊंगा। वो तो हर पार्टी नुखे साहब सुने ना, नहीं आगे कुछ 5 साल भी हमारे ही इशारे भी मिल रहे थे ना, आगे इशारे भी मिल रहे थे। फैज साहब थे और उनको आगे आर्मी चीफ बनाने का मंसूबा था। जो सूरत हाल चल रही थी, जिस तरह DGISI को तब्दील करने का मामला चला, वहाँ पे जो झगड़ा हुआ, और वो क्यों चाहते थे खान साहब के वही रहें, फैज साहब भी रहें, तो ये सारी चीज़ें तो जाहिर कर रही थी कि पीटीआई अगला मंसूबा भी उनका यही है कि 2028 तक वो रहेंगे। ठीक है। बाकी जरदारी साहब के इंटरव्यू में चुप का रोज़ा तो मुझे नहीं लगता उन्होंने तोड़ा है। ये सारी काफी अरसे के बाद एक बड़ा उन्होंने कंपाइल एक बैठ के इंटरव्यू उन्होंने काफी अरसे के बाद दिया। बाकी ये बात मुझे समझ नहीं आती कि ये जो उन्होंने कहा कि पीटीआई चाहती थी कि मैं माइनस हो जाऊं। हाँ जी। तो पीटीआई को जरदारी साहब को माइनस करने से क्या मिलना था? या तो होता ना पीटीआई कहती कि पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए, बिल्कुल, तो जरदारी साहब तो उस वक्त किसी खाते में नहीं थे। जरदारी साहब को माइनस करके उनको क्या मिलना था? 6 वजारतों की ऑफर हुई, ये वो कह रहे हैं कि मुझे हुई, तो इस बात का ऐलान उन्हें पहले करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि मुझे 6 वजारतों की ऑफर हुई है। और वो 6 वजारतें अगर ऑफर हुई और उन्होंने नहीं कबूल की तो वो यकीनन कुछ ऐसी वजारतें होंगी जैसे बरलास साहब बता रहे हैं, वो किसी खाते में नहीं आती होंगी। तो उन वजारतों से इनकार करना ही बेहतर है। और बिलावल साहब का जहाँ तक मामला है, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चे जो हैं, वो एक जुमला उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि बच्चे तो कहते हैं बाबा आपको क्या पता है। ये घर घर की कहानी है, जाहिर बात है। हम भी जब छोटे होते थे हम वालिदैन को यही कहते थे, ये आपको क्या पता है। सही। तो जवान खून इस किस्म के जुमले कहता होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिलावल साहब के ज़िम्मे नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने का उन्होंने टास्क दिया है। आसफा जो हैं वो ख़वातीन को अप्रोच करेंगी और जरदारी साहब जो इससे बड़ी उम्र के लोग हैं उनको अप्रोच करेंगे। तो तीनों, उनका ख्याल है कि ये तीनों कैटेगरीज अगर हम इनको टच कर लेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। बरलास साहब, जरदारी माइनस की बात कर रहे हैं जरदारी साहब, पहली तो बात ये बता दीजिए कि क्या ये आपको लगता है कि ठीक कह रहे हैं वो, जरदारी साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही थी? और अगर ऐसा है तो क्यों, क्या फ़ायदा होना था जो नुखे साहब पूछ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई कोशिश थी। अच्छा, जो दूसरी बात उन्होंने ना मईशत वाली, हाँ जी, वो भी देखिए, ऐसे बातें करना बड़ा आसान है। पीटीआई गवर्नमेंट में आपका एक्सपोर्ट आपकी क्या थी, उसके बाद कहाँ तक आ गई, वो फिगर्स आप चेक करें ना। आपकी मुआशी तरक्की के फिगर क्या थे, आपका जीडीपी कहाँ था। और ये आसिफ जरदारी साहब जो हैं, आज उन्होंने अपना एक सीवी पेश किया है एक और अंदाज में। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं पैगाम दिया है कि जनाब असी भी है हैं, हाँ हम भी इधर ही हैं, तो हमसे भी कोई बात की जाए। मुझे पता है आजकल उनको ना लिफ्ट कम है कहीं से, अच्छा, तो वो कहीं से लिफ्ट लेने की कोशिश है। उन्होंने अपने एक पसंदीदा सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है। वो ऐसे वक्त में अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हैं। मैं उनकी तबीयत से बहुत वाकिफ़ हूँ और उनको ज़ाहिर है, ये महसूस हो रहा है ना उनको कि उनके ख़िलाफ़ सिंध में भी एक इत्तेहाद बन रहा है जो फंक्शनल लीग और मुस्लिम लीग और MQM और JUIFA पे मुश्तमिल है। तो ज़ाहिर है उन्हें ये लगता है कि वो शायद टफ़ टाइम मिले। तो आज उन्होंने एक CV पेश किया है। अलबत्ता उनका CV पेश करने का अंदाज शहबाज शरीफ से ज़रा मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही लेट के CV पेश करते हैं ना, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने बैठ के CV पेश किया है और उसमें आंखें भी दिखाई हैं और CV भी पेश किया और कहा कि हम फ़ायदा मंद है, अगर हम नहीं होंगे तो फ़लाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह का एक CV मैं समझता हूँ, ये CV इंटरव्यू था। नुखे साहब, मईशत की बात कर रहे हैं जरदारी साहब के, मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि एक हुकूमत जो है वो 30 से एक पार्टी जो है वो 30 से ज़ायद साल हुकूमत करती है और हर बार ये कहना शुरू कर देती है कि जी हमें मौका नहीं मिला, हमें अगली बार मौका मिलेगा तो हम पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर कर देंगे, हम उसको जो है वो इंटरनेशनली भी स्टेबल कर देंगे। और एक पार्टी को आप 4 साल की या 3 साल की कारकर्दगी की बेस के ऊपर आप उनको हटा देते हैं, एक PDM बना के, मुकम्मल एक प्लान बना के, और आपको कैसे पता चल जाता है कि 4 साल में ये डिलीवर नहीं कर सकी है और आगे भी जो है वो मुल्क को तनहा कर देगी। सुमेरा, एक्सेप्शनल केसेस छोड़ के आप मुझे बताएं, जो पार्टियां कहती हैं हमें मौका नहीं मिला, तो उनको मौका दें ना पूरा। तो बात वही है, मैंने आपसे कल भी कहा था जी कि अगर आपको पूरा मौका नहीं मिला
तो अगली पार्टी को तो पूरा मौका देने दे, ताकि नहीं, नहीं। आपको कोई ये ना कहे कि जी हमें अपने टाइम पूरा नहीं दिया। आप इस मुल्क से नवाज शरीफ को माइनस कर दें और जरा मुल्क की तरक्की का जायजा लें। ये बिल्कुल मैं बायस्ड होकर नहीं बात कर रहा जी। आप जरा जायजा लें जो तरक्की इस वक्त मुल्क में हुई, जितने मंसूबे बने या जो कुछ हुआ, उंगलियों पे गिन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसने क्या काम किया। तो टाइम की बात है ना, जितना उनको नहीं, टाइम मिला उन्होंने उतना काम किया। उनको फुल टाइम मिला। आप उनसे वही हिसाब मांग रहे हैं 3-3 साल का, 4-4 साल का, 2-2 साल का। आप उनसे वो हिसाब मांग रहे हैं और तीसरी पार्टी को कह रहे हैं कि नहीं, उनको भी पहले 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, इस तरह का मौका दें और फिर उसके बाद उनके सही हिसाब मांगे। ये तो दावे करके आए थे कि हमारे पास तो माशी अरस्तू मौजूद हैं। हम तो ये तो आप 2017 से कल आपने उस दिन चलाया उनका इंटरव्यू की सब बात दावे तो करते थे, इसहाक डार साहब के भी दावे किए गए, वो भी आपने देखा ठुस हो गए सारे। नहीं दावे, मैं तो कह रहा हूं कि शुक्र करें डॉलर 1000 पे नहीं पहुंच गया। ये दावे आप इस नजर से देखें कि ये शुक्र करें डॉलर नीचे आ गया, डॉलर कंट्रोल हो गया। उनके दौर में तो ये था, आपको नहीं याद जुमला क्या कहा जाता था कि हुकूमत ने मसनूई तौर पे डॉलर को रोका हुआ था, कीमत को। ये नवाज शरीफ के दौर में ये ताना दिया जाता था जी जी जी। कि ये डॉलर की कीमत असल में ये नहीं है, इन्होंने मसनूई तौर पे रोका हुआ है। तो सारे काम मसनूई तौर पे ही होते थे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जाते जाते बिजली का कह गए थे कि जी अब आप जाने और लोड शेडिंग। तो क्या कहना चाहिए था? मतलब ये था कि एक दूसरी गवर्नमेंट आ रही है तो आप कह रहे हैं कि हमने देखिए मंसूबे अगर ऐसे होते नुखेज साहब, ऐसे अगर पायदार मंसूबे होते, लॉन्ग टर्म चलने वाले होते, तो उनको ये बात करने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं है। आप मुझे बताइए, आप मंसूबों पे मुझे बताइए कौन से मंसूबे हैं जो नहीं लगे। मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा ना। क्या बिजली के मंसूबे नहीं लगे? आप इनकार करें, फिर मैं आपको सबूत देता हूं। उसके बाद लोड शेडिंग शुरू हो गई। लोड शेडिंग तो आपके मुल्क में हर साल हजारों लाखों एसी बिकते हैं, लोग नए चीजें खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई चीजें आती हैं। ये तो वक्त के साथ साथ बढ़नी चाहिए। आपकी इस बात को लोड शेडिंग नहीं, बिजली की पैदावार बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे बरला साहब मुत्तफिक हैं आपके? उनको टाइम पूरा नहीं मिला। मैं सुमेरा साहब 2-3 बातें जी 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 प्लीज। उससे ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। बड़ी इन्होंने बात की नुखेज साहब ने। देखिए मंसूबों की जहाँ तक बात है ना, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनके दौर में बड़े मंसूबे हुए। जी जी। मसलन अयूब खान का दौर, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है, वो डिक्टेटर थे, लेकिन उनके दौर में मंसूबे बहुत हुए। फिर आप भुट्टो साहब के दौर में मंसूबे बहुत हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में 5-6 साल में उन्होंने इतने मंसूबे उनके हैं कि वो यादगारी मंसूबे हैं जी। अब आ जाके एक सड़क को पेश किया जाता है। उस सड़क की भी हकीकत ये है कि उसमें मैं असल में वो बात बेनकाब नहीं करना चाहता कि दोनों पार्टियों ने किस तरह खाया। यानी जिस पार्टी के दौर में वो सड़क शुरू हुई जी। और फिर एक और पार्टी इक़्तिदार में आ गई, तो दोनों ने बराबर खाया। ठीक है। अब वो फिगर मेरे पास मौजूद है। अब ये दोनों पार्टियों ने एक और जुल्म जो किया, आप वो फिगर बताइए। गुजारिश सुने ना, ये एंकर सुमेरा मिर्जा है, आप नहीं है। ये आपको मैंने बहुत दफा गुजारिश की है कि सुमेरा मिर्जा की बारी है, वो पूछे ना पूछे, सुमेरा में मेरी मर्जी है कि मैं बताऊं या ना बताऊं। सर आप पूछे, बिल्कुल ठीक है जी। अब गुजारिश ये है कि इन दोनों पार्टियों ने जो जुल्म इस मुल्क के साथ किया, वो ये जो IPP एग्रीमेंट्स किए, जो आज तक हम भुगत रहे हैं, बिजली चलाएं ना चलाएं, हम पैसे उनको डॉलर्स में दे रहे हैं बिल्कुल। और वो 2 डॉलर लेने वाले हैं, वो इत्तेफाक से इन दोनों पार्टियों के पार्टनर हैं मुख्तलिफ। अब आ जाएं जी कि इन्होंने डॉलर के साथ क्या किया। देखिए डॉलर 51 में 3 रुपए का था, 72 में 5 रुपए का था, 80s में आपको 8 रुपए का डॉलर मिलता था, 10 रुपए का, फिर 12 रुपए का हुआ। जी जी। अब खैर से जब 88 से ये दोनों पार्टियों की जमहूरी हुकूमतें शुरू हुई तो डॉलर को पर लगना शुरू हो गए। फिर एक ब्रेक मैं बताता हूँ कहाँ लगा था। एक ब्रेक लगा था मुशर्रफ दौर में। जी जी। ठीक है, वो डिक्टेटर था, लेकिन उसने डॉलर 60 से आगे नहीं जाने दिया था, 60 रुपए तक रखा था। अब 60 2008 के बाद से आज तक जी ये डॉलर जितना बढ़ाया है या बढ़ा है, ये हमारी माशाल्लाह ये जो लायक फैक सियासी हुकूमतें हैं, इन्हीं का किरदार है ना। PTI तो नहीं थी ना, किसने किया? तो ये 2 पार्टीज अच्छा, थी, वो जो आप सुमेरा कह रही है ना कि 3 साल का, वो एक पार्टी जो है वो पिछले 55 साल से रोटी कपड़ा मकान दे रही है। हाँ जी, जो पूरे नहीं हो सके अब ना तक। रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला।
3 चीजें और शामिल हो गई जो दूसरी पार्टी ने की। जी उन्होंने तालीम भी बीच में शामिल करवा दी कि सरकारी तालीम बंद है आपके लिए, हाँ जी। सेहत भी शामिल करा दी और तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल करा दिया। आज आप के माशरे में लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, उनको ना जान महफूज है ना माल महफूज है। तालीम की ये सूरत हाल है कि सरकारी तालीम के दरवाजे हैं ही नहीं, बंद हैं और प्राइवेटली लोगों को पढ़ना पड़ता है। सेहत की जो सरकारी सहूलियात हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। तो इन पार्टियों की कमाई ये है कि पाकिस्तान में जो अदारे अच्छा काम कर रहे थे जी जी वो भी तनज़ली की तरफ गए, PIA तनज़ली की तरफ बिल्कुल गया, निजकारी की रेलवे तरफ जा- तनज़ली की तरफ गया, वाबा तनज़ली की तरफ गया, हत्ता कि हमारे जो खेल थे वो भी तनज़ली की तरफ बिल्कुल, चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो भी तनज़ली की तरफ चलेगी। तो हमारे मुआशरे में बहुत से शोबे इन्हीं पार्टियों का जो इक़्तिदार का समर है उसके नतीजे में तनज़ली की तरफ गए। आप मुझे ये बताइए कि आज से 35 साल पहले एक फर्द कमाता था तो 10 अफराद खाते थे, बिल्कुल ठीक लेकिन आज इन्हीं पार्टियों का जो इक़्तिदार है उसका समर ये है कि आज 10 अफराद कमाएं तो एक को खिलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। नुखैर साहब, आप इसका कोई जवाब देना चाहेंगे? अगला मैं क्वेश्चन इसका बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा और इतना ही टाइम मुझे दीजिएगा जी ज़रा, जी प्लीज ठीक है? प्लीज। पहली बात तो ये, कुछ चीज़ें मैंने बार बार गुजारिश करता हूँ, लॉजिकली कुछ चीज़ों को देखना चाहिए, जज्बात से हटकर। अयूब खान साहब का इन्होंने जिक्र किया कि उनके दौर में बड़ी तरक्की हुई, नया नया पाकिस्तान बना हुआ था। जैसे नई कोई सोसाइटी बनती है हाँ जी। तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक तंदूर वाले की ज़रूरत होती है, वहाँ रहने के लिए कुछ दुकानों की ज़रूरत होती है, बनती जाती हैं, आप ना भी बनाएं कोई ना कोई बना लेगा। वहाँ एक मैदान की ज़रूरत होती है, वहाँ ख़वातीन के लिए किसी दुकान की ज़रूरत होती है, वहाँ एक जनरल स्टोर की ज़रूरत होती है, वहाँ और चीज़ें खुल जाती हैं, साइकिल के पंक्चरों की दुकान खुल जाती है। आहिस्ता 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 वहाँ पूरा एक सोसाइटी को बाजार चलाना होता है, बिल्कुल नहीं, वहाँ वो relevant उसकी सारी- डिमांड है। हाँ वो जी, आप बिल्कुल। नहीं करेंगे तो लोगों को चीज़ें चाहिए, तो जिन जिनको बिल्कुल। चाहिए उसके लिए लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ मतलब चीज़ नया तो एक सेटअप रिक्वायर्ड Yes. होता है वहाँ पे। इसी तरह जब नया मुल्क बनता है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको वो होनी ही थी, वो बाय डिफ़ॉल्ट होनी ही थी कि आपने मुल्क में इंडस्ट्री, क्योंकि लोग आ गए थे, पाकिस्तान बन गया था, कुछ अरसा गुजर गया, फिर उसके बाद लोगों की ज़रूरतें बढ़नी शुरू हुई, आपको फैक्ट्रियाँ लगानी थी, आपको मुख्तलिफ चीज़ें लगानी थी, ठीक है। वो आप ना भी करते तो बाय डिफ़ॉल्ट लगानी पड़ती। दूसरी बात, मुशर्रफ की इन्होंने बात की कि उन्होंने डॉलर 60 पे रोका। जी हुजूर, डॉलर उस दौर में कितने आ रहे थे ये भी ज़रा ज़हन में रखिए। झोलियाँ भर भर के, ट्रंक भर भर के डॉलर के आ रहे थे, तो डॉलर ने तो रुकना ही था। अब आ जाएं आगे, इन्होंने बात की कि डॉलर का रेट पहले 3 रुपए था, फिर 5, फिर 10, फिर आगे बढ़ता चला गया। तो ये डॉलर का रेट हुजूर, ये पूरा हिस्ट्री का हिसाब लगा लें कि पिछले 4 साल में डॉलर का रेट कितना यकदम बढ़ा है। ये जो डॉलर का रेट आप बता रहे हैं, ये ग्रेजुअली कहीं जाके सालों बाद कहीं एक रेट उसका बढ़ता था, सही। चंद रुपए या 1 रुपया, और उस पर भी शोर मच जाता था। तो ये डॉलर अभी पिछले 4 साल में डॉलर कहाँ से कहाँ और कितनी तेज़ी से जंप किया है उसका भी हिसाब रखिए। ये कहना कि उस दौर में एक सड़क की बुनियाद पे ये सारी बात हो रही है, मैं तो फिर वही बात करता हूँ कि सड़क का अगर आपके जहन में कोई फिगर है जिसको आप कह रहे हैं करप्शन का, तो वो फिगर ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे पास उसका जवाब था। एनीवे, सिर्फ सड़कें नहीं बनी, आपके पावर प्लांट्स लगे, आपके पुल बने, ब्रिजेस बने। सड़क तो किसी जगह तरक्की की निशानदेही करती है, सड़क की वजह से तो कहीं पे तरक्की पहुंचती है। सही। तो आप सिर्फ ये नहीं, रोज़गार मिला, आपने देखा जितने ये मेट्रोज बनी, ये बसेस का आगाज़ हुआ, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए लोकल कि ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्ट के अलावा भी जो रोज़गार के मौके, और अभी आप सेहत का कह रहे हैं तो सेहत कार्ड का तो आगाज़ वहीं से हुआ था, जिसे सही। बाद में इंसाफ कार्ड का नाम दे दिया गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन मसला ये है कि एक कंपाइल और एक कंप्लीट पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको अगली आने वाली हुकूमतें जो हैं वो लेकर चलें, कि अपनी नई पॉलिसीज़ को लॉन्च करें, पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़ या फिर उनके मनसूबों को ख़त्म करके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हैं, मरी में बैठ के उन्होंने बड़े अच्छे एक माहौल में धूप में बैठ के अपनी बेटी के साथ उन्होंने बड़ी एक गुफ्तगू की है पाकिस्तान के माजी पे भी और मुस्तकबिल पे भी, जो मुमकिन तौर पे वो सोच रहे हैं कि हो सकता है। और इसके अलावा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं। जाने से पहले मैं बात कर रही थी, नवाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हैं और चूंकि जनरल इलेक्शंस की आमद है और पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर रही हैं, अपने जो मंसूबे उन्होंने लगाए थे उनकी भी बातें कर रहे हैं, अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ उनकी परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। आज मियाँ साहब जो हैं वो मरी में बैठे हुए थे अपनी बेटी के साथ और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत की बातें जो हैं वो उन्होंने की और फिर हमने देखा कि वो मरी की खूबसूरत जो वादियाँ हैं उनमें वो ड्राइव भी करते हुए दिखाई दिए। वो वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी। आवाम को याद दिला रहे थे कि कैसे दूध और शहद की नहरें बह रही थी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आवाम को कभी धोखा नहीं दिया। और वो ये कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म की जो सीट है या जो ओहदा है उसको मैं पहले एंजॉय कर चुका हूँ, मुझे इसका लालच नहीं है। बरला साहब, अगर उन्हें लालच नहीं है इस ओहदे का तो फिर किसी और ओहदे पे नजर है उनकी? मैं तो आपकी बातें सुन के सुमेरा मिर्जा मेरा दिल चाहता है सुभान अल्लाह कहूँ। अच्छा, आप सॉरी मैं आपकी बात झूठ नहीं बोला। बल्ला साहब आपकी बात काट रही हूँ। आप कह रहे थे ना कि हम नवाज शरीफ की बातें भी सुनाएंगे, तो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बरला साहब को पहले सुना देते हैं कि वो क्या कह रहे थे। नवाज शरीफ साहब फिर आते हैं उनके पास। अपने मुल्क के वजीर आजम को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया। सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ। ये किरदार था उन लोगों का, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। मुझे और मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में। जी बरला साहब, वाह जी वाह मियाँ साहब सुभान अल्लाह। वो जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि बगल में छुरी, फिर उनके दाम में आप आ गए हैं तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अब जो सुमेरा मिर्जा साहबा के बकौल, ये उन्होंने सुमेरा साहबा उनके बारे में नहीं कहा। आपने कभी झूठ नहीं बोला मियाँ साहब। आपका वो मुआहदा जो परवेज मुशर्रफ के साथ आप करके गए थे जी। आपकी पार्टी और आप इस कौम के साथ झूठ बोलते रहे मुसलसल, और फिर वो मुआहदा निकल आया, फिर वो शहजादा मकरन ने आके वो मुआहदा दिखाया। तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि आप कौम के साथ मुसलसल झूठ बोलते रहे और पाक घरों में बैठ के भी झूठ बोलते रहे। यही आपके झूठा होने के लिए काफ़ी है। ठीक, नुखे साहब कह रहे हैं कि सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब है फिर इक़्तिदार के लिए झूठ बोलते हैं। पनामा में जो झूठ बोला था वो तो ज़ाहिर है फिर इक़्तिदार के लिए ही था। अच्छा, ये इस सवाल का जवाब आप मियाँ साहब से डायरेक्ट ले लेती तो ज़्यादा बेहतर था। मैं चूंकि उनका तर्जुमान नहीं हूँ, लिहाजा ये हर इंसान का ये तो आप उनकी करते हैं, मैं तो आपसे पूछूंगी ना। बात उनकी नहीं करता, बात सच की करता हूँ। जी जी जी, तो बताइए इसके ऊपर सच क्या है? उनका ये कहना, मैं नहीं समझता कि कोई इंसान सच्चा हो सकता है। ये हम पहले से, मेरी तो सादिक और अमीन पे भी हमारी बहस होती है। हाँ जी, कि सादिक और अमीन तो एक ज़ात है। हम ये किसी के बारे में नहीं कह सकते कि वो कोई इंसान जितना मर्जी अपने बारे में कहता रहे कि मैं सच्चा हूँ, बिल्कुल, लेकिन इंसान के अंदर झूठ भी होता है, इंसान के अंदर गलत बात भी इंसान कर जाता है। ये अलग बात है वो खुद को क्या पोर्ट्रे क्या करता है। तो हमारे सब सियासतदानों की ये आदत है, वो अपने आप को सच्चा कहते हैं। मियाँ साहब ने भी यही कहा है। और ये जो बात है, अभी इन्होंने बात की कि जी उस तरफ इशारा किया इन्होंने, आप बरला साहब ने कहा जी वो तलवार जिनके पास थी उनकी बगल में, ये कॉन्टेक्स्ट गलत है। ये चूंकि पीसीस में चलाया गया है, इसको इंटरव्यू को जरा दोबारा अगर प्रोड्यूसर साहब के पास, उनको खैर वक्त पड़ जाएगा, लेकिन पूरा चलाना है इसको अगर पूरा चलाएं तो ये बात उधर नहीं हो रही, बात उधर हो रही है, पीटीआई की तरफ हो रही है। लिहाजा उतना सा टुकड़ा निकाल के ये ना गए कि ये बात दूसरी तरफ जा रही है। चलिए नुखे साहब, इस बात पे तो आप इत्तेफाक करते हैं ना, वो कह रहे हैं कि मुझे लालच नहीं, काश वो ये कहते कि हमें लालच नहीं है। हाँ, ठीक है ना, उसमें उनकी पूरी फैमिली, ये ना हो कि कल को जाहिर है उनको तो यही वो नहीं लालच नहीं देते, चौल खाना आए ने दावा तो ये करते हैं ना। सब एंकर अब सुमेरा हैं, ये ज़हन में रखिएगा। वो दावा तो ये करते हैं, जवाब दे रहा हूं। वो दावा तो ये करते हैं कि कल को वो वजारत उज़्मा उनके पास आती है या फिर इक़्तिदार उनके पास आता है, तो ये ना फिर वही सारा खानदान जो है वो हम सीटों के ऊपर बैठे हो और खुद वो लालच का जुमला जो उन्होंने कहा है ना, थोड़ा सा आपकी मेहरबानी बात समझ भी लिया करें ना। लालच का मतलब ये होता है, जो उन्होंने कहा है कि 3 मरतबा जो बंदा वजीर आजम बन चुका हो, उसे वजीर आजम बनने का लालच नहीं होता। कहना वो ये चाह रहे हैं कि मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वो उस ओहदे के लिए अपना ये सारी कंपेन नहीं कर रहे। ठीक है, और इस मुल्क में किसी भी
अच्छा काम करने के लिए, बड़े लेवल का काम करने के लिए आपके पास कोई पावर तो होनी चाहिए ना, कोई ओहदा तो होना चाहिए, उसी पे बैठ के आप मुल्क को आगे चला सकेंगे ना। उनके कहने का मकसद है महज वजीर आजमशिप इंजॉय नहीं करना चाह रहा, कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मुझे इस ओहदे का लालच नहीं है। देखिए बड़ला साहब, हर इंसान जो है ना वो हर लाइन का मतलब अपनी समझ बूझ के या अपनी मर्जी के मुताबिक निकालता है। 3 दफा एंजॉय करने आए अब इससे पहले 3 दफा उन्होंने एंजॉय किया, परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर इसका मतलब है बड़ला साहब। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सुमेरा कि पहले वो लालच के तहत आते थे, अब उनको लालच नहीं है, बकौल उनके अब उनका दिल भर गया। ठीक है। और देखे ये झूठ किस तरह बोलते हैं। जब इक्तदार में आना हो, जब ओहदे बांटने हों, तो अपने खानदान के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। इससे बड़ी मुनाफकत और क्या हो सकती है कि आपकी पार्टी में और गूंगे हैं, बहरे हैं, अनपढ़ हैं लोग। लाए ना साद रफीक साहब को, लाए नहीं लाएंगे, अपनी पसंद का बंदा लेकर आएंगे, अपने खानदान से ख्वाजा आसिफ को बनाए ना वजीर आजम, बना सकते हैं। खानदान से छुट्टी मिलेगी तो फिर साहब आपको लगता है ये वाले ओहदे जो हैं ये खानदान से बाहर बनाना चाहिए? मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि पार्टी के दीगर लोगों को भी मौका देना चाहिए, इसको महज अपने खानदान तक महदूद नहीं रखना चाहिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। अच्छा। लेकिन एक बात याद रखिएगा जी, कोई भी सदर, अमेरिका का भी कोई सदर बनता है तो ये उसके इख्तियार में होता है, उसने अपनी पॉलिसी के मुताबिक कैसे चलाना है। 100% उसका इख्तियार है, वो किसको लगाता है किसको नहीं। साहब मेरा लेकिन इसके बावजूद मैं फिर एक दफ़ा आपसे इतराफ़ कर रहा हूँ और आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी फैमिली के लोगों को ओहदे नहीं देने चाहिए। मुखी साहब मेरा आपसे एक और सवाल है। कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब, मुझे निकालने का सबब ये था कि उसको लाना था, यानी इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, फिर उनको निकालने का सबब अब ये है कि इनको लाना था। तो मेरी बात सुने ना, जो उस वक्त निकालने का सबब था, वो जो कुछ उस वक्त हालात थे, वो अब हालात आप देख रही हैं उस तरह के हैं हालात। यानी सवाल होता क्या था, ये आजकल रोना रो रहे हैं ना जी, हमारी जमानत होती है और हमें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी। उनकी तो जमानतें नहीं 2-2 साल होती थी, वो तो वक्त ही नहीं आता था कि वो वक्त ही आ जाए जब नहीं सुने ना। अब आप देखें, अब आप माशाल्लाह जो कि जुमला अच्छा लगा लेती हैं, तो कहने का मकसद ये है कि उनकी तो जमानतें नहीं होती थी। कौन नहीं था जो जेल में रहा हो। ये तो अभी चीखते थे कि जी हमारी रेड लाइन है, तो ये कहाँ गए सारे रेड लाइन वाले, उठे आके 4 दिन नहीं गुजरते तो सांस नहीं लेने दे रहे, मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, उनको इससे ज्यादा सांस नहीं लेने दे रहे थे। ये तो जेल में बैठ के आराम से सांस सुने ना, ये तो 2 दिन गुजरते हैं, आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अल्लाह तौबा करके साइड पे 2 दिन नहीं गुजरते सब मुकदमे पे। सर मैं उस वक्त भी यही था। आप देखें ना, आप ये ज्यादती कर रही हैं, आप उस वक्त भी यही था। अगर डिटेल पूछेंगी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल क्या थी। नहीं, डिटेल मुझे भी पता है। बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाता है, ख्वाजा साद रफीक अंदर, ख्वाजा आसिफ ये क्या बात हुई? बाप के सामने बेटी को, देखिए जिसने जुर्म किया है या जिसके ऊपर इल्जाम है उसको गिरफ्तार तो किया जाएगा, चाहे वो बाप के सामने करे चाहे वो बेटी के सामने करे। वो होता पता क्या था, अजियत देने के लिए। देखिए जिसने जुर्म किया है, नहीं अब आप भी इमोशनल वाली साइड पे आ रहे हैं कि आप कहते हैं कि इमोशन से नहीं। मैं रिलैक्स होता हूँ और सॉरी करता हूँ, मैं आपसे दलील से बात करता हूँ। देखिए बेटी को गिरफ्तार करना था तो कर लेते। उस वक्त का इंतजार किया गया जब वो बाप के साथ मिलने के लिए अंदर जाए और उस वक्त बाप की आंखों के सामने उसे गिरफ्तार किया जाए। कुछ थोड़ा समझ रही हैं आप? जी मैं समझ रही हूं आपकी इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उस वक्त जुल्म हुआ था वो इससे कहीं ज्यादा था और इससे पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं। बरलास साहब गवाह हैं, साफियों को कोड़े मारे गए, साफियों को कत्ल किया गया। बरलास साहब आपको लगता है ये जुल्म हुआ है, बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया? अच्छा ये बात जो है ना नुफेज अख्तर साहब की जी, कि इससे ज्यादा जुल्म था भाई, नहीं इससे ज्यादा नहीं। इस मर्तबा तो लोगों के बच्चों को हरासा किया गया, हाँ जी, औरतों को हरासा किया गया, और जो पुलिस लोगों के घरों में गई उन्होंने औरतों के बारे में क्या कुछ कहा लोग सुन चुके हैं, मैं नहीं दोहराना चाहता, वीडियोस है। और इस मर्तबा तो ये हुआ कि पार्टी के कारकुनों से भी जिसका राब्ता था उसको भी उठा लिया गया। हाँ जी। अभी पिछले हफ्ते लाहौर से 400 नौजवान उठाए गए हैं। फिर से किसने उठाए हैं? और ये तमाशे नहीं होते थे कि एक औरत की जमानत हुई तो उसको दूसरे में गिरफ्तार कर लिया, तीसरे में गिरफ्तार कर लिया। तो क्या वो जो अब जेलें भुगत रही हैं वो खवातीन नहीं है? और आज ही वो असद कैसर जो स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के, उनकी जमानत हुई थी, उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तमाशे नहीं हुए थे घर तोड़ने वाले और
डेरे मस्मार कर सुमेरा- दो, घर मस्मार कर दो। सुमेरा बात सुने, घर ये तोड़, ये कहते तमाशे हैं नहीं हुए थे। जी, नवाज जी, शरीफ का घर नहीं तोड़ा गया था। ओ भाई एक घर की मिसाल देते हैं ना, नहीं, यहाँ तो चलो, हजारों शुक्र घर है। टूट गए हैं। आप सुने ना, हजारों कौन से घर टूटे हैं बताइए। हर एक का घर तोड़ा गया। उस्मान कोई- डार साहब कोई के घर में गए, उनका घर तोड़ा। एक आगे आते जाएं। अब वो जो एक की मिसाल, मेरी बात सुने, जी जी, जो- शेरी मजारी के जो घर गए, उनका घर तोड़ा। ये कहना कि अब इसहाक डार के घर पे भी उन्होंने बना ली थी पनाहगाह, उन पे कब्जा करके। सुने, जी ये कहना कि जी उस वक्त ज्यादा, ये असल में मैं बड़ी माजरत के साथ बल्ला साहब एक जुमला ज़हन में आ रहा है ऐसे ही ऑन अ लाइटर मोड। ये लोग हैं असल में 9, अब 9 को ज़रा 9 पढ़िएगा, ये है 9 मुस्लिम, ठीक है, 9 मई वाले 9 मुस्लिम ना, इनको सब कुछ हो रहा था। इन्होंने धरने में तबाही मचा दी, बैठे रहे वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े, किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने दरख्त जला दिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने लाहौर में तबाहियाँ मचा दी, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसका पुलिस ऑफिसर के आंख फोड़ दी, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इनके जहन में था भाई हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हम तो वो हैं कि हम जो मर्जी करेंगे, 2 दिन जेल में रहेंगे, वापस आ जाएंगे। पहली दफ़ा इनके साथ जब इन्होंने रियासती इदारे पे हाथ डाला तो इनको आहनी हाथों से निपटा गया, तो इनके होश उड़ गए हैं कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। इसलिए जुल्म यही होता था, इनके साथ पहली दफ़ा हुआ है। हमने तो ये देखा, जो बाकी पार्टियां सारी ज़िंदगी उन्होंने यही जुल्म बर्दाश्त किए। क्या बल्ला साहब भुट्टो दौर में जो थे सियासी वर्कर, उनको कोड़े नहीं लगते रहे, उनके आगे माइक रखे जाते थे ताकि उनकी चीखों की आवाज़ पूरे स्टेडियम में जाए। ज़िया दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। आप इस सारी हकीकत से वाकिफ़ हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अब जुल्म ज़्यादा है। अब जुल्म ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये उनके साथ हो रहा है जिनके साथ कभी पहले हुआ नहीं। वो ज़िया दौर तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ था ना, जो इनको मिला परवेज मुशर्रफ का दौर, वो तो बिल्कुल दूध के साथ बिस्कुट दिए जाते थे बड़े आराम से, वो तो सख्ती थी नहीं। सही। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट रियासती इदारा नहीं है? उस पे चढ़ दौड़े थे, जजों ने मुश्किल जान बचाई थी। मतलब अपने वो याद रखे ना माजी। वो इफ्तिखार, मेरा आपसे इफ्तिखार इख्तिलाफ चौधरी के ये बाल है, खींचना, गुले नुखेज अख्तर साहब, मेरा आपसे इख्तिलाफ ये है कि आप पूरा सच नहीं बोलते। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, पूरा सच बोले। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी नवाजिश। और मैं इसमें आपसे मदद नहीं, मैं सुमेरा सच्ची बात कर रहा हूं। जी। मेरी ख्वाहिश है कि पूरा सच सामने आना चाहिए। हम जितना भी सच बोलते हैं, मेरा इख्तिलाफ इनसे हो सकता है बात से, लेकिन दलाइल की दुनिया में जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती। दलाइल से आप बात बिल्कुल सही, करेंगे। लेकिन दोनों तरफ से जो दलाइल सुन के जो मैंने इसका रिजल्ट अखज़ किया वो यही है कि जो भी पार्टी इक़्तिदार में आई है उसने सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात ही देखे हैं। अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कभी भी कोशिश नहीं की गई, कभी भी कंसंट्रेशन जो है अवामी मसाइल नहीं रहे। अगला टॉपिक इसी सेगमेंट में हमारा है तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उसके लिए 20 रोज़ का वक्त दिया गया है। मजहर बल्ला साहब, आपको क्या लगता है इसके पीछे इलेक्शन कमीशन के कोई मकासद हैं खास के 20 रोज़ हैं आपके पास? अगर आप इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करते हैं, अपनी पार्टी को तरतीब नहीं देते हैं, तो आपको बल्ले का निशान से आप महरूम हो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कोई मकासद तो नहीं मैं कह सकता, इसलिए कि ये मुशर्रफ दौर में भी एक प्रैक्टिस हुई थी। इलेक्शन कमीशन को उस वक़्त भी चलें इस्तेमाल किया गया था, कह लें कि पीपल्स पार्टी से भी कहा गया कि वो जी बेनज़ीर भुट्टो जो है वो नहीं रह सकती, और नून लीग से भी मियाँ नवाज साहब। उसमें इन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने 4P बना ली जी, और इन्होंने इन्होंने ये किया, नून लीग वालों ने, कि इन्होंने शहबाज शरीफ को सदर बना दिया जी। लेकिन पार्टियों ने अपना काम पूरा कर लिया। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो करवा के तो कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। अब मेरा ख्याल है उनको मौका दिया गया है पीटीआई को। ये फैसला को पीटीआई के खिलाफ नहीं है, अच्छा, ये पीटीआई के हक में है कि वो 20 दिन में अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, जिससे इलेक्शन कमीशन मुतफिक नहीं होता पहले कि अच्छा, ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। अच्छा, पीटीआई के तो उसके बाद जब 20 दिन तक इलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसके 7 रोज के अंदर बल्ला साहब हमें ना ज्वाइन किया है, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर साहब। गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब फरमाइएगा, ये इलेक्शन की तरफ से एक टाइम फ्रेम प्रोवाइड किया गया है पीटीआई को, कि इसके पीछे आपको लगता है कि कोई खास मकासद है, या आप इसको चैलेंज करेंगे या फिर अकॉर्डिंगली चलेंगे आप?
देखो, लीगली स्पीकिंग भी और पार्टी तो सारे ऑप्शन कंसिडर करेगी, क्योंकि ये तो नोटिस जो पहले नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन ने दिया था, वो इसका नहीं था कि इलेक्शन हुए नहीं है या उसमें कोई सुकम है। इलेक्शन कमीशन का नोटिस वक्त इतना था कि डेफिशिएंसीज है डॉक्यूमेंट्स थे, और उन्होंने कहा जी कि फॉर्म 65 नहीं है और वो नोटिफिकेशन जो है पार्टी लेटर हिट पर नहीं है, इस किस्म के से ये शुरू हो गया था और 30 दिसंबर का नोटिस आया था। फिर 28 मार्च को हियरिंग हुई और फिर ये इतना ऑर्डर आया, तो डिले बहुत हो गया है। इन सर्कमस्टांसेस में क्या कानून है इनके मुताबिक और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन कराए जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन सीरियसली सोच रहे हैं कि इलेक्शन भी करे और सीरियसली ये भी सोच रहे हैं कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करे, क्योंकि ऑर्डर जो है वो आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। हमारे इलेक्शन हो चुके थे और देयर वाज नो रीजन कि हम दोबारा इलेक्शन करें। बैरिस्टर साहब, एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा, ये बताइए क्या ये कानून में पॉसिबल है कि चेयरमैन पीटीआई जेल में रहकर इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में? देखें, जो भी पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में और वो किसी ओहदे के लिए उम्मीदवार बन जाता है, वो चाहे चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, उसके लिए बाहर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार के लिए कागजात फाइल करना जरूरी नहीं है। उसके लिए पार्टी का जो भी नुमाइंदा होता है वो उसको प्रपोज और सेकंड करता है, उसके मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करने होते हैं। जिस तरह किसी एमएनए, एमपीए या सेनेटर के लिए होना जरूरी नहीं है, उसके लिए दस्तखत सारा कुछ जो है वो करता है, आपके प्रपोजर करते हैं। तो ये अगर जेल में भी कोई है तो इलेक्शन हो सकते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन ये पार्टी फैसला अब आगे करेगी कि क्या इलेक्शन वाकई कराने या हमने सिर्फ हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। चलें, ठीक है। आपसे बात नहीं हुई कि इसको चैलेंज करना है या नहीं? अभी कोई डिस्कशन हुई है इसके ऊपर, या फिर 20 डेज जो है वो इनफ है इस प्रोसीजर के लिए? यस, अगर कराने हुए तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। हमारे पीटीआई के जो हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर थे वो हमारा प्रोबेबली द ओनली पार्टी है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। पहले 27 लाख हमारे रजिस्टर्ड थे और फिर 35 लाख तक जा चुके हैं, और हमारे पास जो एक ऑनलाइन किस्म का सिस्टम है वो भी अवेलेबल है। लेकिन अभी जो कानून 2017 से आया है, पहले इलेक्शन जो 2002 का कानून था उसके मुताबिक सीक्रेट बैलेट से कराने थे और खास काउंसिल ने इलेक्शन कराने होते थे। 2017 के कानून के मुताबिक सारे पॉलिटिकल पार्टी वर्कर जो है वो आपके इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें जो भी मौजूद हो तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से गाइड किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन इस वक्त चल रहा है, गिरफ्तारियां भी हुई, मुकदमात भी दर्ज हुए। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करते हैं डिटेल से। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। आपको याद होगा डीएचए में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके बाद एक बड़ा ही सख्त एक्शन लिया गया। लेकिन आपके साथ कुछ फिगर्स जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 35 से 40 हज़ार अफराद जो हैं वो ट्रैफिक हादसात की नज़र होते हैं, उनकी भेंट चढ़ते हैं, और लाखों अफराद जो है वो माजूर भी हो जाते हैं और कुछ जो है वो जान की बाजी भी हार जाते हैं। अगर सिर्फ पंजाब की हम बात करें तो रोज़ाना 750 ट्रैफिक हादसात होते हैं और औसतन एवरेज जो है इसकी 9 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। इसके ऊपर अब एक कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें पिछले 9 रोज़ में 3,345 मुकदमात जो हैं दर्ज किए गए हैं। कुछ गाड़ियां जो हैं वो थानों में बंद की गई हैं, और जो बगैर लाइसेंस चौथे रोज़ 1670 ड्राइवर्स जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। बड़ला साहब, इनको ये पकड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कैसा एक्शन लिया जा रहा है, ये ठीक है? अच्छा, ये चूँकि लाहौर में बात हुई है जी, तो मैं लाहौर की थोड़ी सी बात कर लूँ। देखिए, ये ट्रैफिक सार्जेंट खड़े होते हैं, हाँ, सिग्नल बंद होता है, गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं और बंद सिग्नल से मोटरसाइकिल गुजर रहे होते हैं और वो आपस में गप्पों में लगे होते हैं। मैं चूँकि इस्लामाबाद में होता था तो लाहौर आया हूँ, तो मेरा ड्राइवर कहता है कि सर इस्लामाबाद में ट्रैफिक बहुत अच्छी है, यहाँ लाहौर में तो लोग सिग्नल पे रुकते ही नहीं और कोई पता नहीं मोटरसाइकिल किधर से आ जाए किधर से नहीं। एक तो मेरा ख्याल है लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है यहाँ पे। वैसे भी हमारी मनहसल कौम ये है कि हमारे यहाँ तरबियत है ही नहीं। दुनिया में तालीम व तरबियत है, हमारे यहाँ तालीम पर तो जोर है, तरबियत पर कुछ नहीं। अब ये जो काम किया है
ठीक है आप पाबंदी लगाएं, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है ना, वो जुल्म ये है कि आप उन स्टूडेंट्स पे FIR दे रहे हैं जी, यानी उनका मुस्तकबिल दागदार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये बड़ा जुल्म है। मसलन कि गली में ही कोई लड़का तंदूर से रोटी लेने गया है, उसको पकड़ के बिठा लिया, वो सड़क पे भी नहीं चढ़ा, वो अपनी गली में ही है। और ये जो एक तरह से नाइंसाफ़ी या जुल्म कह लें वो हो रहा ठीक है, है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है आप इससे पहले आप कोई आगाही मुहिम चलाएं, Exactly. कोई और काम करें, दुनिया में महजब दुनिया की तरह चले। ठीक है। ये क्या हुआ कि डंडा पकड़ लिया है और उन पे बिल्कुल सही कह रहे हैं FIR आप। देते जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं बरला साहब। नुहे साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमने एक अवामी सर्वे जो है रिपोर्ट तैयार की है, लोगों का इस पर रिस्पॉन्स क्या है वो देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं। पहले ज़रूरी है कि हमें कोई पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए, एक मैकेनिज़्म ऐसा हमारे पास होना चाहिए जिसके तहत हम जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लाइसेंसिंग का एक प्रोसीजर होना चाहिए। अब देखें बच्चों का ID कार्ड नहीं बना, बच्चों का सिर्फ बे फॉर्म है, बच्चे खुद जा नहीं सकते, तो पेरेंट्स को भी इस मामले में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसके बारे में मैं तो ये कहूँगा, ये आप इसको पार्शली ठीक कह सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रोसेस ग्रेजुअली होता तो ज़्यादा बेहतर था। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी क्या करे, ये लाइसेंस बनवाए या आटा दाना पूरा करे, क्या करे। जी देखें, जैसे कि वो हुकूमत की भी अपनी जगह पर ठीक है कि कम उम्र बच्चों की वजह से काफ़ी हादसा होते हैं रोड पर, लेकिन कुछ घरों की ज़रूरतें भी ऐसी हैं कि जिनके घर में कोई बड़ा नहीं। नुके साहब आपने सुना आवाम का जो रिस्पॉन्स है, तकरीबन वही बात जो बल्ला साहब भी कर रहे थे कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो उस तरफ आनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ये प्रोसीजर नुके साहब कितना आसान है या इसके क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स तो इसके ये हैं कि आपको पहले एक लर्नर मिलता है, लर्नर लाइसेंस है, वो आप जाएं किसी ड्राइविंग सेंटर पे इनके, तो वो लर्नर मिल जाता है। उसके बाद मेरा ख्याल है कोई 40 दिन का है या 4 हफ्तों का प्रोसेस है, मुझे एग्जैक्ट पर नहीं पता जी। और उसके बाद एक आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। वो ड्राइविंग टेस्ट फिर आप वहाँ जाके वहाँ अपनी गाड़ी पे चले जाएं या उनकी गाड़ी है, वो आपसे गाड़ी चलवा के देखेंगे, आप वहाँ मोड़ वगैरह काटेंगे, उसके बाद वो फैसला। फिर आपने उनके जो कुछ साइंस हैं वो याद करने होंगे। वो साइंस ऐसे हैं कि मैंने यानी सारे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखे कि ये साइंस होते कहाँ लगे कहाँ हुए, ये लगे कहाँ हुए हैं। ठीक है। एनीवे दुख की बात यह है, जैसी बरलास साहब ने बात की, 100% मैं इनकी हिमायत करूंगा कि आपने बच्चों को दागदार कर दिया, उन पे FIRs दे दी। अभी ये आपने शॉर्ट जो सुनाया उसमें एक साहब कह रहे थे कि घरों की मजबूरियां होती हैं। एक घर में 3 बहनें हैं, एक भाई है, माँ है, बाप नहीं है उनका, वो कैसे भेजें बच्चे को कुछ चीज़ लेने के लिए। और बच्चे आजकल के, मैं आपको बताऊं, ये जो कम उम्र बच्चे हैं, इनको कम उम्र मैं तो कहूँगा 12 साल का हो तो उसको कम उम्र, ये कैसे हो सकता है कि 17 साल का बच्चा एक दिन अचानक बाशऊर हो जाए? जैसे ही वो 18 साल का हो, अगले साल उसकी सालगिरह है और आज के दिन रात को 12 बजे वो बाशऊर हो गया, अब उसे मोटरसाइकिल दे दी जाए। लिहाजा ये तरबियत का और ट्रैफिक की सेंस का मामला है। आप ट्रैफिक का निज़ाम ठीक कीजिए। जगह जगह वो हेलमेट बिक रहे हैं जो 300-300 रुपए का हेलमेट है, तो किसी को नजर नहीं आ रहा। CTO साहब को भी पता होगा, सड़क के दरमियान में फकीर बैठा होता है, जिसकी दोनों टांगे नहीं है, वो सड़क के दरमियान बैठ के मांग रहा होता है, वहां कोई ख्याल नहीं आ रहा। सब CTO साहब की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उन्हीं से पूछ लीजिए क्या पूछना चाहेंगे। जी मैं सर पूछना चाहता हूं आपसे, अच्छी बात, आपको वेलकम प्रोग्राम में। सर बच्चों पे FIR देना इस उम्र में ये ठीक है? सॉरी आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी, अपना सवाल कैंडी रिपीट कीजिए। सर इस उम्र में बच्चों पे FIR दे के उन्हें उनका मुस्तकबिल दागदार कर देना, क्या ये ठीक है? मेरे भाई बात यह है कि कोई हर बच्चे पर तो FIR दर्ज नहीं की जा रही, सिर्फ वो बच्चे जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने बच्चों की और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं, सिर्फ उन पर FIR दी जा रही है। सर ये तो इसको इस किस्म का तासर देना कि कोई पुलिस बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है, ये बिल्कुल गलत है। किसी मुल्क में ये जंगल का कानून राइज नहीं है कि लोग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अंडर एज गाड़ियां लेके सड़क पे आ जाएं, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालें, और जब लीगल एक्शन लिया जाए तो ये प्ली ली जाए कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। सर उन लोगों को एब्सोल्युटली रॉन्ग। सॉरी सर, उन लोगों के खिलाफ भी आप एक्शन ले रहे हैं जो सड़क के दरमियान में सबकी गाड़ियां रोक के और प्रोटोकॉल के साथ तेजी से 102 की स्पीड से गाड़ियां गुजरती हैं, क्या उनको इजाजत है? देखिए जिन लोगों को ऑफिशियली प्रोटोकॉल की इजाजत है वो लिस्टेड हैं, एक गजट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफाइड हैं, जिन लोगों के रूल्स लगते हैं, ग्रीन बुक ब्लू बुक मौजूद है और वो तरीके से कानून बड़ा ही वाज़ेह है।
तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ग्रीन बुक मुस्तंसिर साहब, कानून तो बड़े अरसे से वाजे है, कानून तो बड़े अरसे से वाजे, लोगों को कोई आगाही मुहिम भी चलाइए, कोई प्रोसीजर होता है। ये तो नहीं कि एकदम से आपने उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चला दिए और लोगों को जो है वो पकड़ के आपने जो है वो गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मुझे बताइए ग्रेजुअली पाकिस्तान में किस शख्स को नहीं पता कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी नहीं चलाई जा सकती? अच्छा जी मुस्तंसिर साहब, हमने बेतहाशा आगाही मुहिम चलाई है, बेतहाशा एजुकेशनल कैंपेन चलाई हैं। ओ मुस्तंसिर साहब गल तो सुनो, कोई इसका असर नहीं हुआ। बरलास साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुस्तंसिर साहब, मेरा नाम अजहर बरलास है। वो शेख उमर तो आपकी बड़ी तारीफें किया करते थे, लेकिन गुजारिश ये है कि इससे हट के अगर देखा जाए तो लाहौर में जो सिग्नल्स का एहतराम नहीं होता, मसलन हमारे इस्लामाबाद में इशारा बंद है तो ट्रैफिक रुक जाती है, मगर लाहौर में मैंने देखा है कि कोई असर ही नहीं। और आपके जो वार्डन्स हैं वो 5-5, 6-6 इकट्ठे होकर गप्पे लगा रहे होते हैं, को उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे या नहीं? हाँ जी जी बिल्कुल एक्शन लेंगे। आपकी ये में होगा कि इस्लामाबाद में तो ये सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन लाहौर में सेफ सिटी का ई चालान का बड़ा ही एलेबोरेट सिस्टम मौजूद है और उन्होंने एक दिन में एवरेज 1,11,000 वायलेशन रिकॉर्ड की हैं, जिनके चालान लोगों के घरों पर इरसाल किए जा रहे हैं। और जो दूसरा आपने फरमाया बिल्कुल बजा होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त होगी कि वार्डन काम करने की बजाय चौकों में खड़े होकर गप्पे मारते हैं, उनको भी सिटी से मॉनिटर किया जाता है। जहाँ इस किस्म की कोई नेग्लिजेंस नजर आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर, ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ तरीकाकार भी आसान बना रहे हैं कि नहीं? देखिए, हमारे पास पहले 6 लाइसेंसिंग सेंटर हुआ करते थे, जिनकी तादाद को हमने बढ़ा के 30 कर दिया। पहले हमारे सेंटर 9 to 5 काम किया करते थे, अब हमने अपने सेंटर की टाइमिंग सुबह 8 से रात 12 बजे तक कर दी है। ठीक हो गया। और हमारे एक सवाल नहीं पता चल गया। एक सवाल और पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं ये अगर बाइक्स पे जाएंगे और इनको भी आप गिरफ्तार करेंगे, क्या ये ठीक है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है, हर स्कूल की स्कूल वैन नहीं है, तो ये बच्चे क्या करें? आप इनके खिलाफ सही एक्शन ले रहे हैं? देखिए, बच्चों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज की जा सकती है, रिक्शा अरेंज किए जा सकते हैं, गाड़ियां अरेंज की जा सकती हैं। नहीं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगाई बहुत। अगर मोटरसाइकिल अफोर्डेबल है और इतना महंगा पेट्रोल अफोर्डेबल है, तो मेरा ख्याल है उतने ही पैसों में एक बड़ी रीजनेबल सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अरेंज की जा सकती है। नहीं, एक बाइक पे 2 से 3 लोग जा सकते हैं, लेकिन एक बाइक पे भाई जाता है और वो अपनी बहन को ड्रॉप करता है, बिल्कुल, तो दोनों अलग-अलग रिक्शे पे जाएंगे, रूट अलग-अलग है, रूट अलग होंगे, तो कैसे अफोर्ड कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। देखिए, बात ये है कि एक लाकानूनी काम है कि बिल्कुल गैर कानूनी है, नेग्लिजेंस है और वो अपने दूसरों की जान को खतरे में डाल रहा है। अब उसकी कोई भी तौजीह या मजबूरी पेश की जाए तो मेरा नहीं ख्याल के वो नहीं सर, हम ये चाह रहे हैं मजबूरी नहीं, लेकिन इस बात को आगाही मुहिम के जरिए प्यार मोहब्बत से भी समझाया जा सकता है। मुस्तंसिर साहब बहुत शुक्रिया, सॉरी आपका जवाब इस पर नहीं ले सके, मेरे प्रोग्राम का चूंकि टाइम जो वो खत्म हो गया। गुलाम नुखैर अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मजहर बरलास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।